नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लगातार मैं यह 9वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज ये प्रश्न क्लास 7 के एनसीईआरटी की पुस्तक इतिहास की पुस्तक खानाबदोश जनजाति और ईश्वर से अनुराग वाले अध्याय से है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रश्न जो आपके सिलेबस में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बारे में जो सेगमेंट लिखा हुआ है वहाँ से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मैं आपका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप मेरे साथ तैयार हैं कि नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो ज़रूर लाभान्वित होंगे। मेरा जो अनुभव है मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। तो मेरा पहला प्रश्न क्या है? किस व्यापारी खानाबदोश का कारवां टांडा कहलाता था? बंजारा या भील, जाटवास या कोली? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक का ए नंबर होगा। क्या होगा? बंजारा। एक का ए, बंजारा। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति भारत में किस क्षेत्र में फैली थी? पश्चिमी और मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में? ठीक है, भील जनजाति भारत में किस क्षेत्र में फैली थी? पश्चिमी और मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 का ए नंबर होगा। 2 का ए नंबर, 2 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी जिसने बंजारों का वर्णन किया है किस सदी में भारत आए थे? 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में या 19वीं सदी में? ठीक है, तो याद रखिएगा अंग्रेज व्यापारी, ठीक है, ये इंग्लैंड के थे पीटर मुंडी। ठीक है, अंग्रेज व्यापारी थे, किस सदी में भारत आए थे? तो 17वीं सदी में आए थे। 3 का बी नंबर होगा, 17वीं सदी में। ठीक है, पीटर मुंडी भारत 17वीं सदी में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे? ठीक है, किस पुस्तक में? ठीक है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य में। ठीक है, गोंड राज्य कहाँ था? गढ़कटंगा में था। ठीक है, तो बाबरनामा में ये लिखा हुआ है या हुमायूंनामा में लिखा हुआ है या अकबरनामा में या शाहजहांनामा में? ठीक है, 4 का क्या नंबर होगा? सी नंबर होगा। 4 का सी, अकबरनामा में लिखा हुआ है। ठीक है, अकबरनामा में लिखा हुआ है। ठीक है, किस पुस्तक में? अकबरनामा में। किस राज्य के बारे में? गढ़कटंगा। ठीक है, गोंड, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के बारे में 70,000 गांव थे, यह जिक्र अकबरनामा में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़कटंगा के गोंड राज्य का प्रशासनिक विभाजन किसमें किया गया था? गढ़ में, 84 में, बरहोतों में या उपरोक्त सभी? ठीक है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य का प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, जैसे एक साम्राज्य होता है उसको प्रांत में बांटा जाता है, प्रांत को फिर प्रमंडल में या जिला में बांटा जाता है, तो इस आधार पर गढ़कटंगा राज्य किस में बांटा हुआ था? गढ़ में, 84 में, बरहोत में या उपरोक्त में सभी? तो 5 का डी नंबर होगा, उपरोक्त में सभी। ठीक है, पहले गढ़कटंगा राज्य गढ़ में बांटा हुआ था, गढ़ों को फिर 84 में बांटा गया और 84 को फिर बरहोत में बांटा गया। 84 जो होते थे 84 गाँवों को मिलकर बने होते। ठीक है, और बरहोत जो होते थे वो 12 गाँव के मिलकर बने होते थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, गढ़कटंगा राज्य में प्रशासनिक इकाई बरहोत कितने गांवों से मिलकर बना था? मैंने जस्ट अभी चर्चा किया था। 12 गांव, 18 गांव, 22 गांव या 20 गांव? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का ए नंबर होगा, 12 गांव। बरहोत जो होते थे गढ़कटंगा के बरहोत, ठीक है, प्रशासनिक इकाई वो 12 गाँव होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़कटंगा के किस राजा ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? गढ़कटंगा के किस राजा ने संग्राम शाह की उपाधि ग्रहण की थी? अमनदास, दलपत शाह, वीर नारायण या शक्ति सिंह? ठीक है, किसने? तो 7 का क्या होगा? ए नंबर होगा, अमनदास ने। 7 के ए नंबर, अमनदास। गढ़कटंगा के अमनदास ने, ठीक है, संग्राम सिंह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 7 का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, गढ़कटंगा के किस राजा ने महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया था? गढ़कटंगा राज्य की बहुत इंपॉर्टेंट रानी थी दुर्गावती। ठीक है, गढ़कटंगा तो महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से गढ़कटंगा के किस राजा ने विवाह किया था? अमनदास,
दलपत, वीर नारायण या शक्ति सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 का बी नंबर होगा, 8 का बी नंबर दलपत ने किया था। ठीक है, दलपत की आयु ज़्यादा नहीं थी, ये बीच में ही मर गए थे। तो इनके पुत्र जो थे, दलपत के पुत्र मतलब दुर्गावती के भी पुत्र, ठीक है, वीर नारायण जो थे वो 5 वर्ष में थे, उन्हीं को गद्दी पर बैठाकर दुर्गावती ने शासन किया है। ठीक है, और यहाँ तक कि मुगलों से भी संघर्ष किया था अकबर के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के किस पुत्र के नाम पर शासन की थी? शक्ति सिंह, उदय नारायण, वीर नारायण या ध्रुव नारायण। ठीक है, तो मैंने जस्ट अभी इसका चर्चा किया था, क्या होगा? 9 का सी नंबर होगा, वीर नारायण। ठीक है, ये 5 वर्ष के थे उसी समय। ठीक है, गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के, ठीक है, किस पुत्र के नाम पर शासन की थी? वीर नारायण के नाम पर। ठीक है, तो 9 का होगा बी, 9 का सी नंबर होगा, वीर नारायण। ठीक है, 9 का सी। 10 नंबर, 10 नंबर, रानी दुर्गावती के गढ़कटंगा राज्य पर किसके नेतृत्व में 1565 में मुगल सेनाओं ने हमला किया था? ठीक है, और इसमें गढ़कटंगा राज्य दुर्गावती की हार हुई थी। ठीक है, तो किसने किसके नेतृत्व में, वो मुगल सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? महावत खां के नेतृत्व में, आसिफ खान के नेतृत्व में या बैरम खां या मान सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का बी, आसिफ खान के नेतृत्व में। ठीक है, आसिफ खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़कटंगा राज्य किन चीज़ों के निर्यात व्यापार में काफ़ी धन कमाया था? घोड़े के व्यापार में या हाथी के व्यापार में या हिरन के व्यापार में या लकड़ी के व्यापार में? ठीक है, गढ़कटंगा राज्य किन चीज़ों के निर्यात व्यापार में काफ़ी धन कमाया था? ठीक है, कौन सा राज्य? गढ़कटंगा राज्य। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का बी, हाथी के व्यापार में। जंगल से हाथी पकड़ते थे और बेचते थे अदर राज्य को। ठीक है, तो काफ़ी धन कमाया था। जब मुगलों ने कब्जा किया था तो बहुत सारे हाथी पकड़ के भी ले गए थे। तो 11 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने गढ़कटंगा राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करके शेष राज्यों को किसके नेतृत्व में शासन करने दिया? वीर नारायण, चंद्रशाह, सुंदरशाह या आसिफ खान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का बी नंबर होगा, चंद्रशाह। ठीक है, चंद्रशाह कौन थे? चंद्रशाह। ठीक है, चाचा लगते थे वीर नारायण के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 11 का बी नंबर, सॉरी 12 का बी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन, 13वीं सदी में कहाँ से आकर अहोम जनजाति ब्रह्मपुत्र घाटी में, कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र घाटी में। कौन सी जनजाति? अहोम जनजाति। किस सदी में? 13वीं सदी में। ठीक है, 13वीं सदी में अहोम जनजाति ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गई थी। कहाँ से आई थी? नेपाल से कि भूटान से कि म्यांमार से या तिब्बत से? तो इसका आंसर क्या होगा? 13 का सी नंबर होगा, 13 का सी, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, इनका पुराना नाम बर्मा है। ठीक है, म्यांमार। 13 का क्या होगा? सी नंबर। 14 नंबर, अहोम जनजाति ने किस जनजाति को पराजित करके ब्रह्मपुत्र घाटी में अपने राज्य की स्थापना की थी? अहोम जनजाति ने किस जनजाति को पराजित करके ब्रह्मपुत्र घाटी में अपने राज्य की स्थापना की थी? कौन सी जनजाति? अहोम जनजाति। भुइया, चुटिया, कोच, हाजो या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? भुइया। भुइया जनजाति को पराजित करके अपने राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आगे चुटिया, कोच, हाजो सभी को पराजित किया है। ये सब भी जनजाति को उन्होंने पराजित किया है, लेकिन स्थापना राज्य जो की थी वो भुइया जनजाति को पराजित करके की थी। तो 14 का ए नंबर होगा। अगला 15 नंबर, 1662 में किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोम राज्य को पराजित किया था? 1662 में किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोम राज्य को पराजित किया था? महावत खां के नेतृत्व में या आसिफ खान के नेतृत्व में या मीर जुमला के नेतृत्व में या मान सिंह के नेतृत्व में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का सी, मीर जुमला। ठीक है, 15 का सी नंबर होगा, मीर जुमला के नेतृत्व में। ठीक है, 16 नंबर, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन बेगार कराया जाता था, फ्री में खटवाना, ठीक है, फ्री में काम कराना, जबरन बेगार कराया जाता था, वह क्या कहलाता था? वह क्या कहलाते थे? ठीक है, मेरिस कहलाते थे, डफलस कहलाते थे या पाइक कहलाते थे या गोरहा कहलाते थे? तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का सी होगा, पाइक। ठीक है, अहोम राज्य में जबरन जब बेगार कराया जाता था जिन लोगों को, उनको पाइक कहा जाता था। ठीक है, 16 का सी नंबर। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, अहोम ने किस फसल की खेती के लिए नए तरीके को अमल में लाया था? अहोम ने किस फसल की खेती के लिए नए तरीकों को अमल में लाया था? चावल की खेती, गेहूं की खेती, मक्का की खेती या बाजरा की खेती? तो 17 का क्या नंबर होगा? ए नंबर, चावल की खेती
करने में नए तरीकों को अमल में लाए थे। 17 का ए नंबर। 18 नंबर, 18 नंबर क्या होगा? अहोम समाज कुलों में विभाजित थे, वे क्या कहलाते थे? अहोम समाज कुलों में विभाजित थे, वे क्या कहलाते थे? टांडा, खेल, पाइक या बुरुंजी। ठीक है, तो सब 18 का क्या होगा? बी नंबर होगा, खेल। अहोम समाज कुल में विभाजित थे तो उन्हें खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खेल। 18 का बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में अहोम राज्य में हिंदू धर्म प्रधान धर्म बन गया था? हिंदू धर्म प्रधान धर्म बन गया था। पुरंदर सिंह, शिव सिंह, चाओ लुंग सुखपा के समय या जोर सिंह के समय? तो इसका आंसर क्या होगा? 19 का बी नंबर, शिव सिंह के समय में। अहोम राज्य में हिंदू धर्म किसके समय में, किस राजा के समय? तो शिव सिंह के समय में प्रमुख धर्म बन गया था। 19 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था? बुरंजी, सुहंगमुंग, मोहूर या पाना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का ए नंबर, बुरंजी। अहोमों का जो इतिहास लिखा हुआ है वो बुरंजी में है। ठीक है, बुरंजी। तो पहले अहोम भाषा में लिखा गया, बाद में असमिया में लिखा गया, तो 20 का ए नंबर होगा। ठीक है, ये दोनों मुद्रा थे उनके, मोहर और पाना। ठीक है, अहोमों की मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन, मध्य एशिया के स्टेपी घास के मैदान मैदान की किस जनजाति, मैदाने हो गया या मैदान होगा, मैदान की किस जनजाति ने 13वीं सदी में एक विस्तृत साम्राज्य का गठन किया था? बॉक्स आइटम से मैं लिया हूँ। ठीक है, हून, सिथियन, वुसुन या मंगोल? ठीक है, तो मध्य एशिया की स्टेपी घास के मैदान की 13वीं सदी में कौन सी जनजाति जो एक विस्तृत साम्राज्य का गठन किया था? सभी जानते होंगे मुझे, मंगोल। ठीक है, चंगेज खां के नेतृत्व में। ठीक है, मंगोल ने। 21 का डी नंबर। अगला, चंगेज खां का वास्तविक नाम था तेमुजिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में या 1272 ईस्वी में या 1327 में या 1427 में? इसका आंसर क्या होगा? 22 का ए नंबर। ठीक है, 22 का ए, 1227 में। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। अगला क्वेश्चन, अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन किस सदी के बीच चला था? अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन किस सदी के बीच चला था? 6ठी से 7वीं सदी, 7वीं से 8वीं सदी, 8वीं से 9वीं सदी या 7वीं से 9वीं सदी? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का डी नंबर, 7वीं से 9वीं सदी के बीच चला था। ठीक है, अलवार विष्णु के संत थे और नैनार शिव के संत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अस्पृश्य जातियां थी? ठीक है, अस्पृश्य जातियां समझी जाती थी। पुलैया और पनार, जल्लाद, भंगी या उपरोक्त में सभी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का डी नंबर, सभी अस्पृश्य जातियां थी ये सब। ठीक है, पुलैया, पनार, जल्लाद और भंगी। ठीक है, 24 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण कौन है? दिव्य प्रबंधम, तेवरम या तिरुवाचकम या संगम साहित्य? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? संगम साहित्य। ठीक है, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण होगा संगम साहित्य। ठीक है, तेवारम और तिरुवाचकम जो है वो नैनार के भक्ति गीतों का संग्रह है। तेवारम, कहीं देवारम भी मिलता है। ठीक है, एनसीईआरटी में तेवरम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन बड़े बुक जो हैं उसमें देवारम भी लिखा हुआ है। तो तेवरम और तिरुवाचकम जो है नैनार के संतों के भक्ति गीतों का संग्रह है, और दिव्य प्रबंधन जो है वो अलवार संतों के भक्ति गीतों का संग्रह है। ठीक है, ये अलवार से रिलेटेड है, ये अलवार के हैं। ठीक है, ये अलवार के हैं और ये नैनार के हैं, नैनार के। ठीक है, तेवारम और तिरुवाचकम। संगम साहित्य काफ़ी प्राचीन साहित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्या है? दक्षिण भारत के शैव संत जो नैनार कहलाते थे इनकी संख्या कितनी थी? नैनार संतों की संख्या कितनी थी? ये शिव के भक्त होते थे। ठीक है, 63 थी या 9 थी या 12 थी या 36 थी? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 63, 63। ठीक है, नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63, 63। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नैनार संत नहीं थे? अप्पार,
सबंदर, सुंदरार या पेरिय अलवार। ठीक है, कौन नयनार संत नहीं थे, कौन शिव के भक्त नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पेरिय अलवार। ठीक है, पेरिय अलवार नयनार संत नहीं थे, ये अलवार संत थे, ये अलवार संत थे, अलवार संत थे। बाकी तीनों जो हैं वो नयनार संत थे। ठीक है, ये अलवार संत थे, पेरिय अलवार जो हैं वो अलवार संत थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अलवार संत नहीं थे, कौन अलवार संत नहीं थे। अंडाल, नामल्लवार, पेरिय अलवार या मनिकवा सागर। ठीक है, तो कौन अलवार, अलवार कौन संत थे, विष्णु के भक्त होते थे। ठीक है, तो इनमें कौन होगा, 28 का डी नंबर, ये अलवार संत नहीं थे, अलवार संत नहीं थे। तो क्या थे, ये नयनार संत थे, ये नयनार संत थे। उपरोक्त ए बी सी सब अलवार संत थे, डी नंबर जो है वो अलवार संत नहीं थे। कौन सा संत थे, वो नयनार संत थे, नयनार शिव के भक्त होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, अलवार संतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, 63 या 12 या 9 या 24। तो अलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12, 29 का बी नंबर। ठीक है, 29 का बी नंबर, अलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12। ठीक है, अलवार संतों के गीत किसमें संकलित हैं, दिव्य प्रबंधम, तेवारम, तिरुवाजगम या इनमें से सभी। तो अब मैंने अभी चर्चा भी किया था, अलवार संतों के गीत किसमें, भक्ति गीतों का संग्रह किसमें है, तो दिव्य प्रबंधम में है, दिव्य प्रबंधम में अलवार संतों के गीत दिव्य प्रबंधम में। देवारम या तिरुवाचगम जो है वो नयनार भक्तों के गीत संग्रह है, नयनार का है। ठीक है, ये भी क्या है, भक्ति गीतों का ही संग्रह की वो एक पुस्तक है, तेवारम और तिरुवाजगम, पर रिलेटेड किससे है, नयनार से, और दिव्य प्रबंधम जो है वो अलवार से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नयनार संतों को ईश्वर मिश्र की उपाधि दी गई है, अपार, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति या सबंदर। ठीक है, किस नयनार संतों को ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई है, सुंदर मूर्ति को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पल्लव शासक ने जैन धर्म का परित्याग कर नयनार संत अप्पार के प्रभाव में से शैव धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, कौन से पल्लव शासक कौन से धर्म को त्यागे थे, जैन धर्म को, और किस नयनार संत किसके, अप्पार के प्रभाव में, किसके, अप्पार के प्रभाव में। ठीक है, किसके प्रभाव में, अप्पार के प्रभाव में। ठीक है, पल्लव शासक थे, जैन धर्म को छोड़ के नयनार संत अप्पार के प्रभाव में शैव धर्म अपनाए थे। तो वो कौन थे, महेंद्र वर्मन प्रथम थे कि दंती वर्मन थे कि महेंद्र वर्मन द्वितीय थे कि नरसिंह वर्मन प्रथम थे। तो इसका आंसर क्या होगा, 32 का ए नंबर होगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, 32 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी, मधुर कवि, भूत योगी, महायोगी या अंडाल। ठीक है, तो अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी, तो 33 का डी होगा, अंडाल। ठीक है, 33 का डी, एकमात्र महिला संत थी, अलवार विष्णु के भक्त होते थे। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवादी दार्शनिक शंकर का जन्म किस सदी में हुआ था, अद्वैतवादी दार्शनिक शंकराचार्य, शंकर मतलब शंकराचार्य का जन्म किस सदी में हुआ था, 8वीं सदी में, 6ठी सदी में, 7वीं सदी में या 9वीं सदी में। क्या होगा इसका आंसर, 34 का ए नंबर होगा, 8वीं सदी में, 34 का ए, 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवादी दार्शनिक शंकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, केरल में। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, अद्वैतवादी दार्शनिक। ठीक है, अद्वैतवादी का मतलब क्या है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण आत्मा और परमात्मा को दो अलग अलग सत्ता मानता है। ठीक है, जबकि शंकराचार्य का कहना है कि यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आत्मा ही परमात्मा होगा, अहम ब्रह्म असि। ठीक है, यही शंकराचार्य का सिद्धांत है। तो 35 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 36, विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक रामानुज मतलब रामानुजाचार्य किस सदी में पैदा हुए थे, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 9वीं सदी या 10वीं सदी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, 36 का ए नंबर होगा। विशिष्टाद्वैतवाद की याद रखिएगा, पूछा जाता है विशिष्टाद्वैतवाद से
कौन से दार्शनिक संबंधित है? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद से कौन संबंधित हैं? तो इसका क्या होगा? शंकराचार्य। ठीक है, तो 36 का क्या नंबर होगा? ए नंबर। 11वीं सदी, रामानुजाचार्य 11वीं सदी के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर, विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक रामानुज का जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक रामानुज का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 37 का होगा ए नंबर, तमिलनाडु। 37 का ए, तमिलनाडु में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 37 का ए नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने यह कहा था कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं? व्यक्ति अज्ञान के कारण इसे दो समझते हैं। मैंने अभी इसकी चर्चा की थी। शंकराचार्य ने कहा था, या रामानुजाचार्य ने कहा था, या माधवाचार्य ने, या वल्लभाचार्य ने? तो इसका आंसर क्या होगा? 38 का ए नंबर होगा। 38 का ए, शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य होगा। अगला क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने यह कहा था कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है? ठीक है, शंकराचार्य ने कहा था, या रामानुजाचार्य ने कहा था, या माधवाचार्य ने, या वल्लभाचार्य ने? ये ठीक अद्वैतवाद के विपरीत वाले सिद्धांत हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता, उसकी एक शाखा हो सकती है। ठीक है, उसकी एक शाखा हो सकती है, लेकिन आत्मा परमात्मा कभी नहीं बन सकती है। वही ये लिख रहे हैं कि यह कहा था कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाई रखती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 39 का बी नंबर, रामानुजाचार्य। ठीक है, 39 का बी नंबर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, वीर शैव आंदोलन। वीर शैव आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? वीर शैव आंदोलन, ये भी शैव संप्रदाय से रिलेटेड है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक में। 40 का सी नंबर होगा। वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में चले थे। सारे प्रश्न एनसीईआरटी हैं, नहीं तो आप मिला के देख सकते हैं। ठीक है, 41, 41 नंबर क्वेश्चन, वीर शैव आंदोलन किस सदी में प्रारंभ हुआ था? 10वीं सदी के मध्य में, या 11वीं सदी के मध्य में, या 12वीं सदी के मध्य में, या 9वीं सदी के मध्य में? ठीक है, 41, वीर शैव आंदोलन किस सदी में प्रारंभ हुआ था? तो इसका होगा 41 का 41 का सी नंबर, 12वीं सदी के मध्य में। ठीक है, 41 का सी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन वीर शैव आंदोलन में भागीदारी की थी? वसवन्ना, अलमा प्रभु, अक्क महादेवी या उपरोक्त में सभी? तो यहाँ लिखा है वीर शैव आंदोलन में भागीदारी की थी। सारे वीर शैव आंदोलन में भागीदारी की थी, सारे। वसवन्ना तो संस्थापक में आता है। ठीक है, अलमा प्रभु और अक्का देवी, इसलिए उसका आंसर क्या होगा? 42 का डी नंबर। ठीक है, सारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, साखूबाई जैसी स्त्री संत किस राज्य से संबंधित थी? साखूबाई जैसी स्त्री संत किस राज्य से संबंधित थी? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो 43 का क्या होगा? बी नंबर, महाराष्ट्र से। साखूबाई जैसी संत स्त्री किस राज्य से संबंधित थी? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन 44, अस्पृश्य समझने वाले चोखा मेल्ला परिवार कहाँ के प्रमुख संतों की श्रेणी में शामिल किया जाता था? ठीक है, अस्पृश्य से समझने वाले चोखा मेल्ला परिवार, ठीक है, ये महार जाति से संबंधित थे। चोखा मेल्ला जो थे वो महार जाति से संबंधित थे, लेकिन उनको संतों की श्रेणी में रखा गया है। और ये कहाँ थे, किस राज्य से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश से, या कर्नाटक से, या महाराष्ट्र या तमिलनाडु से? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का सी नंबर, महाराष्ट्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यह कथन किस संत का है? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ या नरसिंह मेहता का? तो 45 का आंसर क्या होगा? नरसिंह मेहता। 45 का डी नंबर होगा। ठीक है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यह कथन किनका है? नरसिंह मेहता का है, इसलिए 45 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन महाराष्ट्र के संत नहीं थे? ज्ञानेश्वर या एकनाथ? ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ कॉमा पड़ेगा। ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव भी अलग है, तुकाराम भी अलग है, सखूबाई, चोखा मेला, ठीक है, और नरसिंह मेहता। तो इनमें कौन महाराष्ट्र के संत नहीं है? तो सारे ए बी सी सारे महाराष्ट्र के संत हैं। ठीक है, कौन नहीं है? तो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजरात से हैं। नरसिंह मेहता कहाँ से हैं?
गुजरात से हैं। इसका आंसर क्या होगा? 46 का डी नंबर होगा। कौन महाराष्ट्र के संत नहीं है? नरसिंह मेहता। 46 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन 47, प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता किस राज्य से संबंधित है? मैंने अभी भी चर्चा किया है। 47 का क्या होगा? ए, बी, सी या डी, मतलब गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो नरसिंह मेहता कहाँ से संबंधित थे? गुजरात से। नरसिंह मेहता कहाँ से थे? गुजरात थे। 47 का ए नंबर। 48, अभंग क्या है? गुजराती भक्ति गीत, महाराष्ट्र भक्ति गीत, तेलुगु भक्ति गीत या तमिल भक्ति गीत? तो 48 का क्या होगा? बी नंबर होगा, महाराष्ट्र भक्ति गीत। ठीक है, महाराष्ट्रियों की भक्ति गीत है। ठीक है, ज्ञानदेव, तुकाराम, ये सब जो भक्ति गीतों हैं वो अभंग में लिखा हुआ है। ठीक है, अभंग। तो अभंग में क्या है? महाराष्ट्र भक्ति गीत। ठीक है। 48, 49, इनमें से कौन सा मेल सही है? जिक्र, नाम का जाप, समा, गाना, रक्स, नृत्य, उपरोक्त में सभी। ये सब तीनों जो है ये सूफी संतों का वर्ड है। ये सूफी संतों का वर्ड है। ठीक है, और सूफी संतों में जिक्र का मतलब होता है, ठीक है, नाम का जप, ईश्वर का नाम जप, समा मतलब गाना, ईश्वर का गाना गाना, रक्स माने नृत्य, ईश्वर के भक्ति में विभोर होकर नृत्य करना। ये सूफी संत से रिलेटेड है और ये इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। सारे सही मेल हैं। जिक्र का मतलब होता है नाम जप, समा का मतलब गाना और रक्स का मतलब नृत्य। सारे एनसीईआरटी से प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 49 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। इनमें से किस सूफी संतों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? ठीक है, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब बाबा फरीद, गुलबर्गा बंदा नवाज गेसूदराज, उपरोक्त में सभी। तो सारे सही हैं। ठीक है, ये सारे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में थे, बाबा फरीद पंजाब में कार्यरत थे। ठीक है, ये सारे जो हैं सभी चिश्ती सिलसिला से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, सूफी संतों के चिश्ती सिलसिला से हैं। तो बंदा नवाज गेसूदराज गुलबर्गा दक्षिण भारत में पड़ता है ये, बाबा फरीद पंजाब में थे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बख्तियार काकी, ये सब जो हैं वो, ठीक है, अजमेर में थे। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर, बाबा फरीद पंजाब, गुलबर्गा में, बंदा नवाज। तो इसका आंसर होगा 50 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 13वीं सदी के ईरान के रहने वाले जलालुद्दीन रूमी क्या थे? 13वीं सदी के ईरान के रहने वाले जलालुद्दीन रूमी क्या थे? इतिहासकार थे, या हीरे के व्यापारी थे, या सूफी शायर थे, या काजी थे? तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। 51 का सी नंबर। ठीक है, सूफी शायर थे ये। 13वीं सदी के ईरान के रहने वाले जलालुद्दीन रूमी सूफी शायर थे। बॉक्स आइटम में दिया था। ठीक है, तो 51 का सी नंबर होगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा यह प्रयास आपको कैसा लगा बताइएगा। ठीक है, मैं आपसे यह आशा करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। धन्यवाद।